देखिए, सबसे पहली चीज़ तो रविका एस्थेटिक क्लिनिक का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स जिनको लेज़र्स बोलते हैं। वो कम से कम 10-15 तरीके के लेज़र्स होते हैं जो डिफरेंट कंसर्न्स ऑफ फेस पे और इश्यूज़ पे वर्क करते हैं, ठीक है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुंदेली स्पिरिट। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। क्या आप अपनी लुक्स को लेके परेशान होते हैं? मैं भी होती हूँ। तो चलिए, आज आपके लिए है इन सब का सोल्यूशन। तो आज जो हमारी गेस्ट हैं वो है डॉक्टर जसकरण त्रिपाठी जी से। बिना समय वेस्ट करते हुए चलिए मिलते हैं डॉक्टर जसकरण से। हेलो मैम, वेलकम टू बुंदेली स्पिरिट। थैंक यू रविका, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन बुंदेली स्पिरिट। मैम, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानते हैं और अपनी जनता को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। हाँ, बिल्कुल जानते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं पिछले 24 सालों से झांसी में हूँ। आई एम एस्थेटिक फिजिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। मैं पिछले 24 साल से केदारनाथ हॉस्पिटल की डायरेक्टर हूँ एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट। रिसेंटली मैंने अपनी प्रेशन ब्रांच को फॉरवर्ड किया है। मैंने फेलोशिप्स कंप्लीट करी इन्हीं कोर्सेज़ में और अपने बुंदेलखंड में सबसे पहला मैंने अपना एस्थेटिक सेंटर स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत आई एम सर्विंग पीपल ऑफ झांसी टू क्रिएट देयर ओन गुड वर्जन और एज एन एंटी एजिंग एक्सपर्ट। और सबसे पहले तो रविका मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगी कि आई एम नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं बीमारियों को ठीक नहीं करती हूँ। जी। मैं आपके खुद के वर्जन को बहुत ही खूबसूरत, और आप जब सुबह उठ के चेहरा अपना शीशे में देखें, हर इंसान वो ये चाहता है कि मैं बहुत खूबसूरत लगूं या लग रही हूँ। तो मैं वही वर्जन आपको देती हूँ, चाहे वो लेजर्स के थ्रू हो, चाहे वो इंजेक्टेबल्स के थ्रू हो। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बोला कि आपका खुद का वर्ज़न, हम्म। तो इसमें बहुत से टर्म्स होते होंगे जिन पे हम काम करते हैं। हाँ। तो क्या वो टर्म्स हम जान सकते हैं? हाँ, सबसे पहली चीज़ तो आपका खुद का वर्ज़न। क्या होता है, जैसे-जैसे हम लोग ऐज करते हैं, हमारे फेस से या पूरी बॉडी से कोलेजन एक टर्म होती है, जो हमारा पूरी बॉडी बेसिकली स्किन उससे बनी हुई होती है। वो धीरे-धीरे ऐज से कम होने लग जाती है, से आफ्टर द ऐज ऑफ 25। तो जो आपकी स्किन होती है आफ्टर द ऐज ऑफ 35, आपको अपने फेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखने लग जाते हैं, सैगिंग हो जाती है, रिंकल्स हो जाती है। तो दैट इज़ अ वर्क ऑफ एन एस्थेटिक फिजिशियन, जो इन सब चीज़ों को ठीक करे और आपकी एजिंग को प्रिवेंट करे। जी। जैसे एजिंग इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, सबको एजिंग होनी है, बट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के साथ क्या होता है, आपकी एजिंग लेट हो जाती है। हम उसको एजिंग फैक्टर आपका डिले कर डिले कर देते हैं देते हैं। इन सब चीज़ों से। जी। तो जैसा कि आपने बोला कि एजिंग और हुँ, इसमें आपने एक वर्ड यूज़ किया, हमारी स्किन सैग करने लगती है। हुँ, तो सैग को अगर हम हिंदी में, जैसे कि आप जानते हैं बुंदेली स्पिरिट, हाँ, हम ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि हिंदी को प्रमोट करते हैं, लेकिन कई हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जो अ, अंग्रेजी वर्ड या हाँ। इंग्लिश टर्म्स नहीं समझते। तो सैगिंग को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? सैगिंग को हम ऐसे गानेंगे कि मान लीजिए चेहरे पे झुर्रियाँ आना। जी। माथे पे आ जाती हैं, आँखों के आस-पास आ जाती है, चेहरा नीचे को लटक जाता है, चिन में हमारी डबल चिन आ जाती है, चेहरे पे ही झुर्रियाँ आ जाती हैं, हाथों पे झुर्रियाँ आ जाती है, ये सब सैगिंग बोला जाता है। तो इसी के ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं और जी। आपको सबसे मेन चीज़, लोगों को लगता है उनकी स्किन डल हो गई है, फेस पे पहले जैसा ग्लो नहीं रहा है, मतलब रौनक नहीं रही है पहले जैसी। तो वो इन स्पाइट ऑफ बहुत सारी क्रीम्स और लोशन्स लगाने पे भी अगर आप उसको रिज़ल्ट नहीं देख रहे हैं, तो हम एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजीज़ में लेज़र्स लेकर आते हैं और इंजेक्टेबल्स लेके आते हैं, जो कि आपकी इन सब चीज़ों को आपको दूर करते हैं। तो मैम, जैसे मैं अपने बारे में ही बात करूँ, एस्थेटिक क्लिनिक जैसा कि आपने डिनोट किया, ये मेरे लिए नया टर्म है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, मेरे लिए नया टर्म है, तो झांसी वालों के लिए या इवन बुंदेलखंड के लिए नया टर्म है। हुँ। तो एस्थेटिक क्लिनिक से हम क्या डिनोट करते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो रविका, एस्थेटिक क्लिनिक का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स जिनको लेज़र्स बोलते हैं। वो कम से कम 10-15 तरीके के लेज़र्स होते हैं जो डिफरेंट कंसर्न्स ऑफ फेस पे और इश्यूज़ पे वर्क करते हैं, ठीक है? तो रविका, इसमें बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक में प्रोसीजर्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, जिसमें नंबर 1 पे आती है लेज़र हेयर रिडक्शन, बेसिकली स्पेशली फॉर पीसीओडी गर्ल्स। पीसीओडी टर्म शॉर्ट फॉर्म है मेरे ख्याल से किसी हाँ। वर्ड का, हुँ। और इसका मीनिंग क्या होता है और इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? सी रविका, बेसिकली पीसीओडी यंग गर्ल्स में देखने को मिलती है। आजकल तो हर थर्ड गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसका मतलब ये होता है कि जो ओवरीज होती हैं उसमें छोटी-छोटी गांठें बन जाती हैं, जिसके कारण फीमेल्स के अंदर 3 मेन सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाना, थर्ड नंबर पे
मेल पैटर्न की हेयर ग्रोथ, जो कि फीमेल्स को बहुत ट्रबल करती है। उनके फेस पे आदमियों की तरह बाल आ जाते हैं। कई फीमेल्स इतनी परेशान हो जाती है कि उन्हें स्कूल जाने से पहले डेली शेव करना पड़ता है, इतना ज़्यादा हेयर ग्रोथ आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मेंटल स्टिग्मा है गर्ल्स के लिए अगर उनके चेहरे पे ऐसे अनचाहे बाल होंगे। तो लेज़र हेयर रिडक्शन जो है, ऐसी फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। चंद सेशंस लेने पड़ते हैं, बट हाँ, साथ में ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट होगा जो कि हार्मोन्स के हेर-फेर के कारण हो जाता है शरीर में। इलाज करवाएँगी और लेज़र हेयर रिडक्शन करवाएँगी, तो ऑब्वियसली उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये लेज़र हेयर रिडक्शन तो बहुत ही ज़्यादा प्राइम है पीसीओडी गर्ल्स के लिए। तो कहीं-कहीं ये पीसीओडी जिनको है, जैसे आपने बताया 1 आउट ऑफ 3 गर्ल हुँ, होती है, तो ये तो उनके लिए शेव करना डेली, ये चीज़ एक उनके लिए भी एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता होगा। हुँ। तो अब जैसे आप ट्रीट करती हैं। हाँ, बहुत सारी फीमेल्स आती हैं। इनफैक्ट झांसी के साथ-साथ जो झांसी से लगे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा गर्ल्स आती हैं, क्योंकि सबको पीसीओडी के कारण एक तो सबसे पहले वो पहचान नहीं पाती हैं कि उनको पीसीओएस के कारण ये डिज़ीज़ बाल उग रहे हैं या जेनेटिक हो रहे हैं। जेनेटिक। तो जब मेरे पास वो आती हैं, तो मैं उनको एग्ज़ामिन करती हूँ, उनको इन्वेस्टिगेट करवाती हूँ, उन्हें काउंसिल करती हूँ कि ये आपको इसके कारण है। जेनेटिक है, तो भी आजकल गर्ल्स वैक्सिंग कितना पेनफुल होता पेनफुल है, होता है। उससे ब्रूजेस भी आ जाते हैं, स्ट्रॉबेरी लेग्स भी हो जाते हैं, इन्फेक्शन भी हो जाता है। दैट्स व्हाई फीमेल्स आर कन्वर्टिंग देमसेल्फ टू लेज़र हेयर रिडक्शन, क्योंकि लेज़र हेयर रिडक्शन जो है वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है। द वर्ड इज़ रिडक्शन, इट्स नॉट रिमूवल एज़ वी रिमूव इन रिमूव। वैक्सिंग। तो वो लेज़र हेयर रिडक्शन जो है आपका 70 से 80% चंद सेशंस में आपके शरीर के किसी भी हिस्से के बालों को हमेशा के लिए परमानेंटली खत्म कर देता है। खत्म कर देता हाँ, है। तो ये पीसीओएस पेशेंट्स जो हैं, जब अपना ट्रीटमेंट लेंगे अपने कंसर्न गायनेकोलॉजिस्ट से और साथ में लेज़र हेयर रिडक्शन करवाएँगी, तो उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, मेरा प्राइम मोटिव एस्थेटिक फिजिशियन बनने का यही था, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी गर्ल्स आती थी पीसीओडी की कि मुझे लगता था कि उनके पेरेंट्स भी परेशान होते थे कि मैम इनको कितने हेयर हैं, हम बाहर जाती नहीं हैं, शादी-ब्याह में मना कर देती हैं, लड़के वाले देखने के लिए आते हैं तो मना कर मना हो देते हैं कि जाती है। बाल इतने सारे हैं, मूंछें आ गई हैं, दाढ़ी आ गई है, हम क्या करें? कई बार डेली यूज़ पे लड़कियाँ शेव करती हैं या नॉर्मल? बहुत डेली कई फीमेल्स मेरे पास ऐसे आती थी, क्लास 12th में डेली स्कूल जा रही है, मास्क पहन के जाती थी। बेसिकली कोविड भी अगर खत्म हो गया तब भी वो मास्क पहने रहती थी। यहाँ जाती थी तो शेव करके जाती थी डेली स्कूल। इतनी ज़्यादा कोर्स, जैसे आदमियों के बाल आते हैं वैसे उनके हेयर मुँह पे बाल आ जाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता लेवल है बिल्कुल। डिमोटिवेट वो होना। अपने आप को बाहर शो नहीं कर पाते हैं, सोशली अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाती हैं। तो ये रीज़न मुझे बहुत ज़्यादा खलता था, तो मुझे लगा कि मैं कुछ ना कुछ इस विषय पे जाके करूँगी ज़रूर। तो ये मेरा पैशन भी था। आई लव मतलब मुझे ब्यूटी में थोड़ा-सा पैशन था, इसलिए आई ऑप्टेड फेलोशिप इन एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी एंड आई परस्यू माय प्रोफेशन इन एस्थेटिक्स। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा। और इवन ये लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हाँ, इवन जो भी ये देख रहे हैं सेशन, तो प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए मैम के पास आ सकते हैं, बिना हेजिटेट होके। और इवन आप अगर अपनी आइडेंटिटी भी हाइड रखना चाहते हैं, तो वो भी हाँ, पॉसिबल है। वो तो आप प्लीज़ आइए, अगर क्योंकि इस चीज़ में शर्माने का काम नहीं होता है। जैसा कि आपने अगर मेरे और भी इंटरव्यूज़ देखे हैं, तो हम खुल के बात करते हैं। बेसिकली आप जनता के लिए हम बात करते हैं। तो कोई भी अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है पीसीओडी से रिलेटेड, अब तो आपको सिम्पटम्स भी पता है, अगर आपको लगता है कि इन तरह की टर्म्स हैं, तो प्लीज़ आप मैम को कनेक्ट करिए एंड आप मैम से ये प्रोसीजर्स ले सकते हैं। प्लीज़। इसमें और भी ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे मैंने सुना है अपलिफ्टिंग, येस, बोटॉक्स हो गया, येस, येस। तो ये बेसिकली फेस के लिए होते हैं। हाँ। इन टर्म्स को आप एक्सप्लेन करेंगे मैम? सी 2 तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स में। एक इन्वेजिव आता है जो कि इंजेक्शंस के माध्यम से होता है। एक नॉन इन्वेजिव होता है जो मशीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स के माध्यम से होता है। ठीक है? तो वो ना ये सिर्फ जेंडर बायस नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स ही करवा सकती हैं। अगर आपको एंटी एजिंग प्रोसीजर चाहिए, आपको डलनेस लग रही है, आपके स्किन झाइयाँ, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, तो कुछ लेज़र मशीन्स होती हैं जो कि वर्क करती हैं आपके फेस के ऊपर, उनको हम ठीक करते हैं, उसके कुछ सेशंस चाहिए होते हैं। अगर हम स्किन के पे वर्क कर रहे हैं लेज़र मशीन्स के साथ तो उसके सेशंस चाहिए। और अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं आपकी झुर्रियों के लिए, जैसे बोटॉक्स हो गया, वो आपकी झुर्रियाँ खत्म करता है। फिलर्स हो गया जो आपको लिफ्ट करता है। थ्रेड्स हो गए जो आपको लिफ्ट करते हैं, तो वो एक वन टाइम गो होता है। आपने एक बार ही करवाया, उनका रिज़ल्ट जो है कम से कम
8 महीने तक रहता है, फिर 8 थ्रेड्स महीने बोला बाद। आपने, हाँ, थ्रेड्स। थ्रेड्स, हाउ इट इज रिलेटेड टू अपलिफ्ट? सी कॉक थ्रेड्स होते हैं। कॉक थ्रेड जैसे मान लीजिए किसी की स्किन सैग कर रही है, ये जॉउल्स आ गए हैं, डबल चिन आ गए, यहाँ से जुड़िया सैग कर गई, तो एक कॉक थ्रेड्स होते हैं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी में, वो हम आपके स्किन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और उससे हम लिफ्ट कर देते हैं आपकी स्किन को। और वो जो थ्रेड्स होते हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके स्किन के अंदर कोलेजन को बूस्ट करते हैं और वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो आपको एकदम इंस्टेंटली जैसे ही आप थ्रेड्स लिफ्ट करवाएंगे, आप अपने काउच से उठेंगे तो आपको अपना फेस अगर सैग्ड है तो आपको अपलिफ्टेड लगेगा, जो भी एरिया कंसर्न। इट्स नॉट फॉर बॉडी। कई लोग होते हैं जो अदर बॉडी पार्ट्स के लिए भी लिफ्टिंग करवाते हैं। लाइक जैसे कई फीमेल्स जो होती हैं वो ब्रेस्ट लिफ्ट चाहती है, क्योंकि एज द एज उनके ब्रेस्ट सैग कर जाती है, तो वो ब्रेस्ट लिफ्टिंग के लिए भी आती हैं। कई फीमेल्स जो है सगी एब्डोमिन हो जाता है, पेट लटक जाता है, आदमियों का बहुत ज्यादा वेट होता है, सडन वेट लॉस करते हैं तो बॉडी सैग कर जाती है, उसकी लिफ्टिंग के लिए करवाते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर तो जो ये इंजेक्ट होता है, इज इट सेफ फॉर स्किन? यस, इट इज एब्सोल्युटली सेफ। बेसिकली ये जो इंजेक्टेबल्स होते हैं, हमारी स्किन का ही जो मेन कंपोनेंट है, हमारे फेस का, पूरी बॉडी का, हाइलोरोनिक एसिड उसी का बना हुआ है, जो हमारे अंदर कम होने लग जाती है। जब वो कम होती है तो हमारी स्किन सैग करने लग जाती है, झुर्रियां आने लगती हैं, तो हम ऊपर क्रीम्स लगाते हैं हाइलोरोनिक एसिड बेस्ड। तो हमारा काम क्या है कॉस्मेटोलॉजी में, हम हाइलोरोनिक बेस्ड इंजेक्शंस, जिनको फिलर्स बोलते हैं, स्किन बूस्टर्स बोलते हैं, वही हम सीधा स्किन के अंदर, फेस के अंदर डाल देते हैं। आप हाथ से लगा रहे हैं तो आपको 6 महीने 8 महीने हाथ से लगाने पे आप पहुंचाना तो अंदर ही चाहते हो ना, तो हम डायरेक्टली एक माध्यम है जिसको बोला जाता है इंजेक्शन, कुछ ना कुछ तो माध्यम चाहिए, तो इंजेक्शन के थ्रू वही चीज आपके फेस के जिस एरिया पे आपका कंसर्न है वहां इंजेक्ट कर देते हैं और वो चीज आपकी ठीक हो जाती है। ठीक हो जाती है। तो मींस दिस इज टोटली सेफ? टोटली सेफ, 150% सेफ। कोई भी स्टडीज में साइंटिफिकली कोई भी रिपोर्ट, नॉट इवन अ सिंगल केस जी बोटॉक्स से या फिलर से, थ्रेड से किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो। इसमें और भी ट्रीटमेंट्स कह सकते हैं हम? हाँ, और भी ट्रीटमेंट्स होते होंगे? हाँ, या स्किन रिलेटेड कई लोग मींस कईयों को प्रॉब्लम होती है कि हेल्थ डाइट प्रॉपर ना लेने की वजह से भी स्किन में प्रॉब्लम आ जाती हाँ, है, तो क्या इनके लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट हाँ, होते हैं? बिल्कुल है। सबसे पहले तो देखो, न्यूट्रिशनल वैल्यूज तो बहुत ज्यादा काउंट करती हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो आपको सप्लीमेंट्स तो लेने ही पड़ेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स के फॉर्म में। लाइक जैसे विटामिन डी होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, ये सब लेना ही पड़ेगा। तो कई प्रोसीजर्स जो आपको और एनहांस करते हैं अदर देन जो मैंने लेजर्स आपको बताए हैं या बोटॉक्स फिलर्स बताया है, उसके अलावा भी कई प्रोसीजर्स होते हैं फेस लिफ्टिंग के, फेस रिजुविनेशन के लिए, क्योंकि मेरा काम है आपके चेहरे को सुंदर बनाना। तो वो कैसे होता है, एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है और बहुत ज्यादा हिट है आजकल ऑल ओवर वर्ल्ड, दैट इज पीआरपी और वेम्पायर फेशियल। वो क्यों उसको वेम्पायर बोला जाता है, क्योंकि वो आपके खुद के ब्लड से ही किया जाता है। अच्छा। हाँ, आपका ब्लड लिया, जैसे मान लीजिए आप मेरे पास हैं कि मैम मेरा फेस डल है, सैगिंग है, पर मैं बोटॉक्स फिलर थ्रेड्स में नहीं जाना चाहती क्योंकि वो एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होते हैं, वो थोड़े महंगे होते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि रविका, लेट्स गो फॉर वेम्पायर फेशियल और पीआरपी ऑफ द फेस। उसमें मैं आपका ब्लड लूंगी, उससे मैं एक सेंट्रीफ्यूजल मशीन आता है, उसमें सेंट्रीफ्यूज करूंगी, आपके प्लाज्मा को उसमें से एक्सट्रैक्ट करूंगी। प्लाज्मा इज अ नेचुरल गोल्ड ऑफ योर ओन बॉडी। जिस भी हिस्से में आपका प्लाज्मा इंजेक्ट कर दिया जाएगा वो हिस्सा बहुत जल्दी हील हो जाता है, बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। सिर्फ हम फेस पे ही नहीं यूज करते, प्लाज्मा जो है बहुत सालों से ऑर्थोपेडिक्स में यूज होता है, स्पोर्ट्स इंजरी में यूज होता है, लीवर डिजीजेस में यूज होता है। हाँ, इनफर्टिलिटी में ओवरीज में इंजेक्ट किया जाता है प्लाज्मा, ताकि उनका वर्क और अच्छा, रिकवरी अच्छी हो, रिजुविनेशन हो। बेसिकली द टर्म इज रिजुविनेशन। मैं आपका ब्लड लूंगी, मैं आपके फेस को नम करूंगी और मैं आपके प्लाज्मा को आपके फेस में इंजेक्ट कर दूंगी। तो बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है, बट विद इन अ वीक आपको अपने आप ही अपने फेस में जो चेंजेस लगेंगे वो आप मुझे अपने आप खुद बताओगे, बिकॉज टर्म होती है पीआरपी इज योर नेचुरल गोल्ड। आपके लिए वो सोने की तरह काम करता है, क्योंकि वो आपका खुद का है, कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता उसमें। तो मतलब पीआरपी एंड वेम्पायर फेशियल इज सेम? हाँ, सेम चेहरे के लिए। बट अगर सिर के लिए, बालों के लिए बात करते हैं, जिनके हेयर लॉस होता है, हेयर फॉल हो रहा होता है, हेयर थिनिंग हो रही होती है, उसमें भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के साथ साथ हम पीआरपी हेयर भी करते हैं,
जो कि पीआरपी हेयर कहलाता है। वो सिर पे करते हैं तो वो वेम्पायर नहीं कहलाता। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस होता है, हम इंजेक्ट सेम, करते हाँ, हैं इंजेक्ट करते हैं, वो बिल्कुल हमारा पेनलेस ही होता है। ब्लड, वही यस हम यस इंजेक्ट यस, करते हैं। हाँ हाँ, वही सेम प्रोसीजर होता है। तो इज इट आल्सो सेफ लाइक यस पीआरपी जो हम यस, बालों के लिए स्पेशली करते एब्सोल्युटली हैं? सेफ, बट हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कहीं पे भी पीआरपी या वेम्पायर करवाते हैं तो वो एक क्लिनिक के अंडरटेकिंग में और डॉक्टर के सुपरविजन में ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने रिसेंटली ही देखा होगा, अभी कुछ फॉरेन कंट्रीज में केसेस आया जहाँ पे कुछ फीमेल्स को एचआईवी दैट इज एड्स पॉजिटिव हो गए। वो क्यों? क्योंकि स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं है। क्योंकि ये तो चीजें नीडल्स के साथ होती है, नीडल्स में से बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड होता है। जो स्टरलाइजेशन होता है वो एक डॉक्टर के क्लिनिक पे, डॉक्टर के सेटअप पे, और उसको ही नॉलेज होती है। अगर आप ऐसे ही करवा लेंगे तो वो स्टरलाइजेशन और कंटेमिनेशन वर्ड्स मेडिकल स्पास में और सैलून्स के लिए नहीं बना है, ठीक है? वो क्लिनिक्स के लिए बना है। लेकिन सैलून्स और स्पा कर रहे हैं ये चीज? वो कर रहे हैं, वो किस रीजन से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, बट मैं एडवाइस करूंगी लोगों को कि अगर आप कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर करवाते हैं, दैट इज कुछ भी चीज इंजेक्ट करवाते हैं अपने फेस पे या अपनी बॉडी पे कहीं पे भी, तो आप वहां जाइए जहाँ पे एक डॉक्टर की सुपरविजन में हो, एक डॉक्टर के क्लिनिक पे हो और वो सर्टिफाइड हो। तो ये बहुत सारे टर्म्स हमने जाने। हाँ। अब जानते हैं आपसे कोई एक ऐसा किस्सा जो हमारी जनता जानना चाहती है इस फील्ड में आने के बाद से, ऐसा कुछ मेमोरेबल किस्सा या कुछ आप हमारी जनता के साथ शेयर करना चाहती हैं, अपना मेमोरेबल मोमेंट कह दें, अच्छा बुरा, किसी से भी रिलेटेड। आ, सबसे पहले जो बुरे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मेरे पास एक ऑब्वियसली मैं एक मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, तो मेरा ये मॉरल ड्यूटी है, मेरे एथिक्स हैं, मैं किसी की प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकती। जी। मेरे पास पेरेंट्स आए थे अपनी डॉटर को लेके, मैं उस डॉटर को देख के इवन आई गॉट टीयर्स। मुझे इतना बुरा लगा उस छोटी बच्ची को देख के। आप ये समझिए जैसे एक 17-18 साल के लड़के के फेस पे दाढ़ी होती है, वो उस लड़की के फेस पे दाढ़ी थी। मुझे वो मतलब वो कहते उसके पेरेंट्स ने रोना शुरू कर दिया कि मैम वैक्स करवाती है तो पूरे फेस उसका जल जाता है, उंगलियों की तरह ऐसे ही निशान पड़ जाते हैं, जब तक वो हील होता है तब तक फिर से बाल आ जाते हैं। तो वो हमें बहुत हैरेसमेंट लगती है, हम इसका क्या करें? ये स्कूल नहीं जाती, इसने स्कूल जाना छोड़ दिया, किसी रिश्तेदारी में नहीं जाती है, शादियों में नहीं जाती है। आई फेल्ट वेरी बैड। तो मैंने उनको काउंसिल किया, उनकी इन्वेस्टिगेशंस करवाई, शी अंडरवेंट लेजर हेयर रिडक्शन। आज वो लड़की जो है मुझे खुद से फ़ोन भी करती है और वो उसने मास्क भी लगाना छोड़ दिया। और वो उसकी हेल्थ भी हमने ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट भी किया था, उसकी हेल्थ भी अच्छी हो गई, जो उसकी मेंस्ट्रुएशन इश्यूज थे, इरेगुलरिटीज वो भी सॉर्ट आउट हो गए। वो एक बुरा था जो कि टर्न आउट हुआ अच्छे में। अच्छे में ये मेरी एक अच्छी बैड मेमोरीज थी जो कि टर्न आउट हुई अच्छे में। हाँ। तो ये अच्छा लगता होगा जब उसका कॉल हाँ, आता होगा, हाँ, या लगता होगा कि कुछ तो अच्छा किया, हाँ, बिकॉज व्हेन शी स्माइल, हाँ। तब आपको अच्छा लगता होगा। एक और इंसिडेंट था, एक लड़की, यहाँ पे झांसी के बहुत बच्चे जो हैं कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो जनरली दे मूव टू बैंगलोर और अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो एक लड़की की वेडिंग थी, वो उसका फेस बिल्कुल डैमेज था, मतलब बिल्कुल भी ग्लो नहीं था, फुल ऑफ एक्ने, डलनेस, पिगमेंटेशन, सन डैमेज। वो मेरे पास आई थी अपनी शादी से 1 महीने पहले। शी सेड कि मैम कुछ भी कर दो, ये ठीक कर दो, मेरी शादी है। मैंने उसको एडवाइस किया, काउंसलिंग करी, शी हैड स्किन बूस्टर्स, मैंने उसको स्किन बूस्टर इंजेक्ट किए, तो फिर वो चली गई। फिर वो मेरे पास 3 महीने बाद उसने मुझे फ़ोन किया कि मैम मैंने सिर्फ़ आपको फ़ोन इसलिए किया, थैंक यू। मेरी फेस इतना अच्छा हो गया, शी सेंड मी हर पिक्स कि मैंने अपनी शादी में मेरा फेस बहुत अच्छा लगा था। मैंने कुछ और बाकी ट्रीटमेंट्स भी नहीं करवाया, जस्ट हैड मेकअप वो करवाया, तो थैंक यू सो मच। ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। बिल्कुल। हाँ। मतलब ये जब वापस आती हैं हमारे हाँ, पास कॉल्स, तो हाँ, ये बहुत बहुत एक अच्छा हमारे लिए भी बूस्टर का काम करती बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक आप अपने में मीन्स आपके उसमें टर्म होता है लिप टिंट, हाँ। राइट? हुँ। ये क्या होता है मैम? See, lip tint is basically pigmentation given on the lips. Basically लोगों को क्या होता है, चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हो, लिप्स जो है डार्क हो जाते हैं। वो किसी भी रीजन के कारण हो सकते हैं, स्मोकिंग के कारण हो सकते हैं। आप फीमेल्स अगर जो मैट लो क्वालिटी लिपस्टिक्स लगाती हैं, उसके कारण हो सकता है। जिनको बहुत ज्यादा होठों को काटने की आदत होती है, उनको हो सकता है। तो ये डार्क लिप्स हो जाते हैं। तो पहले तो हम ट्राई करते हैं कि लिप लाइटनिंग एजेंट्स क्रीम्स दें उनको लगाने के लिए, ताकि उससे ठीक हो सके।
फिर हम ट्राई करते हैं, कुछ लेजर्स आते हैं, लाइक जैसे एक टर्म होता है लेजर का, क्यू स्टिच लेजर्स, जो पिगमेंटेशन ऑफ लिप्स पे बहुत अच्छा वर्क करता है। पील्स होती है लिप्स के लिए, हम वो अवेल करवाते हैं, जो भी कंसर्न पर्सन आता है। अगर उससे उनको डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिलता और उनको उसके लिए सेशंस चाहिए, कम से कम 4 to 6 सेशंस, पर वो इंस्टेंट चाहते हैं, देन देयर इज अ टर्म जो आपने अभी बोला, लिप लिप टिंट। टिंट। लिप टिंट इज क्रिएटिंग माइक्रो इंजरीज विद द डिजायर्ड कलर। जैसे आपको रेड कलर पसंद है, किसी को पिंक, किसी को पीच, मैम हम चाहते हैं कि हमारा इस कलर के लिप्स परमानेंट हो जाए, तो हम वो लिप टिंट जो है करते हैं उनके। परमानेंट मतलब लाइफ टाइम? सी लाइफ टाइम नहीं होता, इट लास्ट ओनली फॉर 1 और 1.5 years। तो वो लिप टिंट होता है जिसके लिए 2 सेशंस लगते हैं। तो कई फीमेल्स करवाते हैं, कई मेल्स करवाते हैं, स्मोकिंग के कारण लिप्स काले पड़ जाते हैं, ब्लूइश कलर आ जाता है लिप्स के ऊपर, तो हम उनको लिप लाइटनिंग एजेंट्स के बाद लिप टिंट करते हैं, तो वो अच्छा रिजल्ट आता है उसका। तो मैम जैसे लिप टिंट तो एक नॉर्मल वर्ड हो गया, मैं वीडियो स्क्रॉल करती हूँ तो उसमें देखती हूँ। इसका क्या कोई मेडिकल टर्म होता है या इट इज ऑल्सो मीन्स लिप टिंट ही नॉर्मल मेडिकल टर्म होता है? नहीं, सी बेसिकली जो लिप टिंट होता है उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जिसको हम बोलते हैं पीएमयू। पीएमयू। पीएमयू उसके अंदर सिर्फ लिप टिंट ही नहीं आता, उसके अंदर माइक्रो ब्लेडिंग विद ओम्ब्रे भी आता है, जो कि आईब्रोज के लिए होता है। ओके। हाँ, जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा, किसी का कोई लोग कैंसर पेशेंट्स होते हैं तो उनके आईब्रोज बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, आईब्रोज पे बाल ही नहीं रहते हैं। कोई एक्सीडेंटल स्कार्स होते हैं तो उनके आईब्रो उस एरिया से खत्म हो जाते हैं। जी। या थायराइड होता है, उसमें आईब्रोज की वॉल्यूम कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, और एज वन एजिंग के साथ साथ भी आईब्रोज की डेंसिटी और वॉल्यूम कम होने लग जाती है। तो कई लोगों का ये कंसर्न रहता है कि उनको अपने आईब्रोज का मेकओवर करवाना है, ताकि आईब्रोज थिक लगे, वॉल्यूमिनस लगे और डेंसिटी एनहांस हो जाए और डार्क कलर के हो। तो उसके लिए प्रोसीजर होता है माइक्रो ब्लेडिंग विद ओम्ब्रे। माइक्रो ब्लेडिंग क्या होता और है? ये पीएमयू के अंडर ये आता है? पीएमयू के अंडर आता है। माइक्रो ब्लेडिंग इज इल्यूजन ऑफ क्रिएटिंग हेयर लाइक स्ट्रोक्स ऑन योर आईब्रोज। मान लीजिए किसी के थिन आईब्रोज हैं, तो हम उसको डिफाइन करके डिजायर्ड शेप में हम हेयर लाइक स्ट्रोक्स देके उसको फुल कर देते हैं, तो एक वॉल्यूम दिखता है, एक डेंसिटी दिखती है। कई लोग उसको ओम्ब्रे के साथ कंबाइन करवाते हैं। ओम्ब्रे इज गिविंग शेडोइंग टू द आईब्रोज, लाइक जैसे फीमेल्स जो हैं आईब्रो पेंसिल या आई शेडो लगाते हैं, ओम्ब्रे इज लाइक अ शेडोइंग, बट दैट लास्ट फॉर से अबाउट 1 से 2 साल तक। उसके बाद आपको रीफिलिंग करवानी पड़ती है। तो ये 2 चीजें पीएमयू के अंदर तो आती मीन्स है। जो हमारे ओरिजिनल हेयर्स हैं वो नहीं होते हैं, ये एक इल्यूजन होता ये है। एक इल्यूजन होता है विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स। हाँ। अच्छा, तो ये आता है हमारे पीएमयू के अंदर लिप टिंट हाँ। एंड आईब्रो हाँ। आईब्रो मेकओवर्स। मेकओवर्स हाँ, बोल सकते ठीक हैं है। हम। ठीक है, इसके अंदर और कुछ आता है पीएमयू के अंदर? पीएमयू के अंदर जनरली यही आता है, और कई लोग, आता तो बहुत कुछ है, बट अगर डिस्क्राइब करें तो मैं इसमें माइक्रो पिगमेंटेशन जरूर डिस्क्राइब करना चाहूंगी। माइक्रो पिगमेंटेशन क्या होता है, कई फीमेल्स की या कई जेंट्स की एज द एज, जैसे मैंने बोला कि मैं एंटी एजिंग प्रोसीजर्स पे फोकस रहती हूँ, तो उनका हेयर लाइन जो है रिसीड करने लग जाती है, माथा चौड़ा होने लग जाता है, तो उसमें माइक्रो पिगमेंटेशन होती है। तो हम यहाँ पे माइक्रो पिगमेंटेशन कर देते हैं, दैट इज गिव अ इल्यूजन की जो उनका फोरहेड बड़ा हो गया है वो वापस नेचुरल जितना उनका पहला था वैसे आ जाए। कई लोग हेयर ट्रांसप्लांट्स नहीं करवाना चाहते मेल्स, तो वो माइक्रो पिगमेंटेशन करवा लेते हैं, इल्यूजन। हाँ, मतलब क्यों करवा रहे हैं? बिकॉज दे फील गुड, उनको वो करवा के कॉन्फिडेंट फील होते हैं, वो अपने आप को अच्छा महसूस जो आपने करते बोला हैं, एनहांस योर ब्यूटी। एनहांस करते हैं। हाँ, द सेम थिंग। तो वो अपने आप को इन चीजों से एनहांस करते हैं, जो जिसका कंसर्न होता है उसके हिसाब से उस पर वर्क किया जाता है। तो मैम एक टर्म होता है लिप फिलर, तो इज लिप टिंट एंड लिप फिलर सेम? एब्सोल्युटली नो। लिप टिंट तो हम टिंट करते हैं, ठीक है। लिप फिलर हम इंजेक्ट करते हैं। ओके। ठीक है। लिप फिलर के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज हाइलोरोनिक एसिड, हम उसको आपके लिप्स में इंजेक्ट करते हैं टू गिव अ गुड वॉल्यूम। आपने नोटिस किया होगा, जैसे जैसे एज बढ़ती है अपर लिप जो होता है वो छोटा होने लग जाता है, ये वाला डिस्टेंस जो है ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, और ऊपर वाला होंठ थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इस कंसर्न में भी कई फीमेल्स और मेल्स भी लिप फिलर करवाते हैं, ताकि उनका लिप में एक वॉल्यूम लगे। लिप्स एक सुंदरता का प्रतीक तो है, हर कोई चाहता है, फीमेल्स भी चाहती है कि लिप्स पे अच्छा शेड लगा हो, तब अच्छा लगेगा जब एक लिप्स जो है डिफाइंड होंगे, वॉल्यूमिनस होंगे, अच्छा लगेगा। और आजकल यंग जनरेशन को बहुत ज्यादा क्रेज है पाउटी लिप्स, रशियन लिप्स, जूसी लिप्स,
जो भी उनके लिप्स हैं उसको और बड़ा करना और एनहांस्ड करना, कि अगर वो उस पे लिप कलर भी लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा आपके फेस पे अलग से आपके लिप्स दिखे। तो ये यंग जनरेशन का है। यंग और जनरेशन। एज अ ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो फीमेल्स या मेल्स आती हैं एज एन एंटी एजिंग प्रोसीजर, वो अपने लिप्स की मार्जिन्स को डिफाइन करती हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज होता है ये जो फिल्ट्रम होता है ये हमारा गायब हो जाता है। आपने अगर नोटिस भी किया होगा, आप अपने बड़े बुजुर्गों को या जो एज 45 प्लस है आप देखिएगा, उनकी ये जो फिल्ट्रम है जो आपका बहुत अच्छा विजिबल है, ठीक है, जैसे एज यू विल एज दिस फिल्ट्रम विल गो। तो लिप फिलर में वी क्रिएट दिस फिल्ट्रम, ठीक है, एंड वी मेक द मार्जिन्स ऑफ योर लिप्स, क्योंकि लिप्स के अंदर से हाइलोरिक खत्म हो जाता है तो हम हाइलोरिक की उसको एनहांस करते हैं, इंजेक्ट करते हैं और लिप्स को एक अच्छी शेप और गुड लुकिंग बनाते हैं। तो मतलब अगर हम पूरा राउंड ऑफ द टेबल देखें तो आपका जो एक लुक है, हाँ, उसको हम एनहांस करते हैं हर तरह से, हर चाहे वो लिप्स के थ्रू हो, आपके आईब्रोज के थ्रू हो, आपका चिन पे हो, चीक्स पे हो, तो बेसिकली एनहांसिंग योर ओन ब्यूटी। तो जो आपकी टैगलाइन है दैट इज ट्रू, राइट। इसमें हमने एक R&D और करी थी, एक होता है हाइफू। अच्छा, हाँ, राइट, HIFU। ये एक टर्म मैंने तो पढ़ा हुआ है इसके बारे में, जनता को बताइए हाइफू क्या होता है एंड ये हमसे कैसे रिलेटेड है। सी, वर्ड इज हाइफू, ये एक एब्रिविएटेड फॉर्म है। हाइफू का पूरा मतलब होता है हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। अब ये कैसे वर्क करता है, जो लोग इंजेक्टेबल्स में नहीं जाना चाहते, जिनको इंजेक्शन से डर लगता है, तो ये एक मशीन होती है, लेजर मशीन, जो आपके सैगिंग फेस पे वर्क करती है। अगर किसी का डबल चिन है उसे रिमूव करती है, किसी की स्किन सैग कर गई है उसको ठीक करती है, किसी की ब्रेस्ट सैग कर गई है, एब्डोमेन सैग कर गया है, आर्म्स किसी की बहुत हेवी होती है फिर लूज वेट करने के बाद हैंग कर जाती है, उस पे वर्क करते हैं। तो ये हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड जो है ये आपकी स्किन हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड। तो अगर हाईफू, तो अगर हम इसके साइंस में जाएं तो क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं लगता इतनी डिटेलिंग की जरूरत है उसमें, क्योंकि हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड जो है हमारी डीप फेस के अंदर या कंसर्न बॉडी पार्ट के अंदर एनर्जी डिलीवर करता है, जिससे हमारा कोलेजन बूस्ट होता है और अगर किसी की सैगिंग स्किन है वो अपलिफ्ट हो जाती है, ठीक है। ये हाइफू का फेस पैक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हाइफू जो है हमारा सैगिंग स्किन पे लिफ्टिंग पे वर्क करता है। एक मैम बहुत टर्म ऐसा है जो आमतौर पे लेडीज, चाहे वो अच्छी हायर सोसाइटी की हो चाहे लोअर सोसाइटी की, वो डिफाइन नहीं करती है उस टर्म को। एक होता है वेजाइना टाइटनिंग। तो ये एक चीज मींस बुंदेली स्पिरिट में ये डिफाइन करने, मतलब मेरा मोटिव ही यही रहता है कि जो चीज जिस चीज से शर्म आते हैं लोग, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चे से रिलेटेड हो, आपकी पीरियड से रिलेटेड हो, तो ये एक टर्म भी ऐसा है कि जो लेडीज से रिलेटेड, लेकिन लेडीज बात नहीं करती है इस बारे में। लगता है कि उन्हें अपनी खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहिए पर करती नहीं। तो ये टर्म क्या है, आप प्लीज डिफाइन करिए वेजाइना टाइटनिंग। ठीक है, सी, वेजाइनल टाइटनिंग जो है एक बहुत ही अहम इशू है आजकल फीमेल्स में। बेसिकली जो नॉर्मल चाइल्ड बर्थ का एक प्रोसीजर होता है, तो जो पेल्विक मसल्स होती हैं, जो प्रोसीजर ऑफ चाइल्ड बर्थ है, तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो आपकी पेल्विक मसल्स हैं, वजाइनल मसल्स हैं, वो उस तरीके से टोन्ड नहीं रहती हैं, वो रिलैक्स्ड हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि वजाइनल रिलैक्सेशन के कारण फीमेल को सबसे पहले तो उसको अपना सेल्फ एस्टीम लगता है कि मैं पहले जैसी नहीं हूँ, उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है, और सबसे बड़ी चीज जो उनका अपना पर्सनल इंटीमेट रिलेशंस हैं उस पर थोड़ा सा फर्क आता है। बट फीमेल्स इतना शाय फील करती हैं, इस चीज को खुल के बोलती नहीं है, करवाती नहीं है। पहले क्या होता था कि कई फीमेल्स हॉस्पिटल में बिना गायनेकोलॉजिस्ट, मेरे पास फीमेल्स आती थी वजाइनल टाइटनिंग के लिए, तो पहले प्रोसीजर होता था जिसको हम बोलते थे पेरिनोग्राफी, लेकिन वो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता था। उसमें हम नीचे से स्किन को कट करके, वजाइनल के स्किन को कट करके उसको दोबारा से रिकंस्टिट्यूट करते थे, उसमें स्टिचेस आते थे, तो उसका डाउन टाइम ज्यादा होता था। लाइक से अबाउट फीमेल को 1 महीने तक स्टिचेस है, उसके वो हट गए, फिर पेन है ये। बट एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी में और बीना कॉस्मेटोलॉजिस्ट इन गायनेकोलॉजी, अब न्यू लेजर मशीन्स आ गई हैं जो आपके वजाइनल रिजुविनेशन पे वर्क करती हैं। वो एक लंच टाइम प्रोसीजर होता है, फीमेल आती है और थोड़ी बहुत फीमेल्स अवेयर हो भी रही हैं, वो मेरे पास आती भी हैं कई फीमेल्स कि मैम हमें वजाइनल टाइटनिंग करवाना है, हमारे ये इश्यूज है।
तो जस्ट 20 to 30 मिनट्स, और जैसे आप आओगे वैसे ही उठ के चले जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने मीन्स वजाइनल इसके बाद हमको पोस्ट ट्रीटमेंट कुछ हमें भी परेशान नहीं, नहीं होना है। कुछ भी नहीं, कुछ पेन नहीं होती, कुछ दिक्कत नहीं होती। लंच टाइम प्रोसीजर है। आप लंच टाइम प्रोसीजर मतलब आपने नाम लंच दिया है टाइम 20-30 या मिनट्स में हो जाए। वाई दिस इज नोन एज लंच टाइम प्रोसीजर। एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी में वर्ड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, लंच टाइम प्रोसीजर। वाई? क्योंकि सब लोग आजकल बहुत ज्यादा वर्किंग है, ठीक है, सबके पास टाइम नहीं है, तो वाई वो डिफाइन इट एज लंच टाइम, कि आप अपने लंच टाइम में आओ, प्रोसीजर करवाओ और जाओ, एंड यू आर फ्री। यू आर फ्री। आपको कुछ ऐसा नहीं है आपको लेटना पड़ेगा, दवाइयां खानी पड़ेंगी, कुछ कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। तो फीमेल आर अप्रोचिंग, तो अपना उससे उनको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, उनके अपने पर्सनल रिलेशंस भी इंप्रूव होते हैं। बिल्कुल। तो हर तरीके के लोग होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, मैं सबको ये बोलती हूँ कि आप अपनी कोई भी अपनी सेल्फ एस्टीम को बरकरार रखिए, और कोई भी आपको अपने इंटीमेट एरियाज की प्रॉब्लम होती है तो जरूर अपने कंसर्न गायनेकोलॉजिस्ट को अप्रोच किए, वो आपको जरूर गाइड करेंगे। बिल्कुल। बहुत सारे टर्म्स डिस्कस करे हमने और बहुत सारी अच्छी बातें भी, मीन्स नॉलेजेबल रहा ये हमारे लिए टॉपिक। तो इन सब टर्म्स का, या एक कह लें कि हमारी सारी बातों का एक निचोड़ जो आप हमारे यूथ को या हमारी जनता को देना चाहती हैं, एक मैसेज आपकी तरफ से। मेरी तरफ से मैसेज ये है कि आप कुछ भी करें, बट 2-3 चीजें अपनी फेस के लिए जरूर स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप एज 20+ भी हैं तो। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप कोई भी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स करवाते हैं या अपनी ब्यूटी को एनहांस करवाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज जो होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? आप उसमें लगे रहिए। अगर आप सोचते हैं आप एक बार ही गए, आपने कुछ भी करवाया एंड इट्स डन, अगर वो इंजेक्टेबल नहीं है तो आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। 3 से 4 महीने लगते हैं, बट जो भी रिजल्ट आप चाहते हैं वो मैं आपको दूंगी। कि अगर आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी जरूर दिखानी चाहिए और गाइडेंस में रहना चाहिए अपने कंसर्न डॉक्टर के साथ। बहुत सारी नॉलेज, टर्म्स, बहुत कुछ सीखने को मिला। मीन्स इतना तो मैं सच बताऊं कि मैं एज अ क्रिएटर तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन बहुत सारे आज टर्म्स जानने को मिले। बहुत नॉलेज दिया आपने सबको। पीसीओडी हो गया, देन अपलिफ्टिंग हो गया, देन सबसे पहली चीज जो मुझे मेरे शो में बहुत अच्छी लगती है कि हम वुमेन को प्रायोरिटाइज करते हैं कि प्लीज प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, जो आप लोग नहीं करते हो। आप किसी भी चीज को लेके देख लीजिए, मैं यही कहती हूँ कि आप खुद का ध्यान रखेंगी तब आप फैमिली को ध्यान दे पाएंगी। तो इसीलिए आप खुद का ध्यान दीजिए। एंड अगर कुछ भी इन टर्म्स से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, मैम का डिस्क्रिप्शन, मैम के क्लिनिक का डिस्क्रिप्शन मैं जरूर दूंगी, आप प्लीज विजिट करिए, आप उनसे बात करिए। एंड आप अगर प्राइवेसी भी रखना चाहती हैं तो आप अपने आप को हाइड रख सकती हैं, बट ये कराइए प्लीज। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं नेचुरली, वो मत करिए। मैम के पास जाइए, मैम इज देयर फॉर योर हेल्प। उन्हें आप लोगों के लिए ही खोला है क्लिनिक, बिल्कुल। एंड बहुत सारी चीजें आपको शायद वहां जाके और एनहांस हो जाए, और चीजें आपको समझ आए, क्योंकि मैं जितना बता रही हूँ, मैम जितना बता रही हैं, क्लिनिक जितना बताएगा वो मेरे ख्याल से हम लोग से ज्यादा ही बताएगा। तो अगर आप एक्साइटिंग ऑफर्स लेना चाहते हैं मैम के क्लिनिक पे, तो आपको क्या करना होगा? आपको बुंदेली स्पिरिट को फॉलो करना है, मैम के पेज को फॉलो करना है, डॉक्टर जस त्रिपाठी। एंड आपको मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करना है आई लव माई सेल्फ। तो जो भी अवेल हो सकता होगा बेस्ट, वो मैम जरूर आपको देंगी, है ना मैम? बिल्कुल देंगे। अगर आपके थ्रू जो भी आई लव माई सेल्फ जिसने लिख दिया, वो तो वो एक्साइटिंग ऑफर्स के लिए है ही है, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा इस पे फोकस रहता है कि पहले अपने को देखो। एरोप्लेन में भी जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं? कृपया पहले अपनी सुरक्षा पेटी को बांध लीजिए, फिर बाद में किसी और को देखिए। तो इफ यू लव योर सेल्फ, आई एम ऑलवेज विद यू। तो आपको क्या कमेंट करना है? आई लव माई सेल्फ। सो थैंक यू मैम, हमारे चैनल में आने के लिए, हम लोग को गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, एंड इतनी नॉलेजेबल बातें करने के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जरूरी है हमारी बुंदेलखंड के लिए, या जो भी जहाँ से भी सुन रहा है, सबको ये नॉलेज मिलनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच रविका, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आगे भी जिस तरीके से तुमने ये स्टार्ट किया, आगे इसमें तुम बुलंदियों को छुओ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।